सो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, हमारे पास 4 प्रोजेक्ट्स हैं और यहाँ पर ईयर मेंशन करें, मतलब 0 का मतलब है इनिशियल ईयर मतलब इस ईयर में हमने स्टार्ट करा और इतनी इन्वेस्टमेंट हमने इन प्रोजेक्ट्स में लगाई। मतलब प्रोजेक्ट 1 में हमने लगाया 100,000 रुपीज़ हमने लगाया यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को बनाने में। देन वी हैव 1 2 3 4 5 ईयर्स का इन्होंने रिकॉर्ड दे रखा है कि भाई फर्स्ट ईयर में इतना, सेकंड ईयर में इतना, थर्ड ईयर में इतना पैसे आए, फोर्थ ईयर में इतने पैसे आए, फिफ्थ ईयर में इतने पैसे आए। तो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट, पे बैक पीरियड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, नेट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू और डिस्काउंट रेट। तो क्वेश्चन में डिस्काउंट रेट 10% ऑलरेडी गिवन था, तो डिस्काउंट रेट हम कैसे निकालेंगे? 10% हमें दिया हुआ है तो 10/100 क्या हो जाएगा हमारा 0.1। दिस वाज वेरी सिंपल। सबसे पहली चीज़ हमारी आती है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? देखो, अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपने क्या नाम है 5 रुपये की पेंसिल खरीदी और 10 रुपये में वो सेल कर दी, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 5 रुपये का। अगर 5 रुपये की आपने कोई पेंसिल खरीदी है और 10 रुपये में बेच दिया तो 5 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ। तो वही चीज़ है ये नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या है हमारा? अगर इतने हमने इन्वेस्ट करे थे अपने प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में, तो वो प्रोजेक्ट को जितना टाइम लगा उसे बनने में, तो हमें कितने पैसे हमें मिले उस प्रोजेक्ट में। मतलब पहले साल में, दूसरे साल में, तीसरे को, सबको हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक सबको हम करेंगे ऐड। इन सब का एडिशन को हम बोलते हैं कैश इनफ्लो। क्या बोलते हैं? कैश इनफ्लो। सो नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? मीन ऑफ कैश इनफ्लो माइनस जितने हमने इन्वेस्ट करे हैं। मतलब हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे, जितना हमने कमाया है इन सबको ऐड करेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे जितने हमने इन्वेस्ट करे थे, जितने पैसे हमने लगाए थे। ये माइनस से गड़बड़ाना मत, ये माइनस नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था कि नेगेटिव साइन हमारा फिगर कर रहा है कि ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, उसके बाद नेट प्रॉफिट हमने निकाल लिया। नेट प्रॉफिट सारी चीज़ों को ऐड करके हमने माइनस कर दिया अपने इन्वेस्टमेंट से। एंड एक और चीज़ नोट करना, मैं प्रोजेक्ट 1 का सारी चीज़ें कैलकुलेट करना बता रही हूँ। आपका होमवर्क रहेगा प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3 और प्रोजेक्ट 4 को कैलकुलेट करना। प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3 और प्रोजेक्ट 4 की सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए आप सभी लोगों से, क्योंकि मुझे अपनी ऑडियंस से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि यस आप लोगों को समझ आ गया होगा, और समझ आया होगा तो प्लीज़ आंसर ज़रूर लिखना। नेक्स्ट है आपका पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड मैंने आपको बताया था जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे कि कितने टाइम में हमारे को उतना पैसा वापस मिल गया जितना हमने इन्वेस्ट करा था। सो यहाँ पर हम प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे, हम उतना ही पैसे की बात कर रहे हैं। सो हमने कितना इन्वेस्ट करता, 1 लाख रुपीज़ हमने इन्वेस्ट करे थे। फर्स्ट ईयर में हमें कितने मिले? 10,000 रुपीज़ मिले। 10,000 रुपीज़ मिले तो हमने क्या करना है, इन्हें माइनस कर देना। माइनस करने से हमें क्या मिला? -90,000। सेकेंड ईयर में क्या हुआ? अब हम क्या करेंगे, इसी वाली अमाउंट को लेंगे जो हमने माइनस करके मिली है, इसी वाली अमाउंट को लेंगे, इसे लिखेंगे, प्लस जो हमें सेकंड ईयर में जितने पैसे मिले, मतलब सेकंड ईयर में हमें जितने पैसे मिले उसे लिखेंगे। सेकंड ईयर में हमें जितने पैसे मिले उतने लिखे, दोनों को फिर से माइनस करा, हमारे पास क्या आ रहा है -80,000। उसके बाद थर्ड ईयर में फिर से हम इस अमाउंट को लिखेंगे जितना हमें थर्ड ईयर में मिला, -70,000। देन फोर्थ ईयर में इस वाले अमाउंट को लिखा, जितना हमने इन्वेस्ट करा था, मतलब जितना हमें प्रॉफिट हुआ उस चीज़ को लिखेंगे जितने हमें पैसे मिले। तो हमें यहाँ पर -50,000 मिले, मतलब अभी भी हमारी पूरी पैसे वसूली नहीं हुई है। अब फिफ्थ ईयर में आते हैं, इस अमाउंट को लिखेंगे और जितना हमें प्रॉफिट हुआ, यहाँ पर हमें प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपीज़ का, सो हम इन्हें ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारी एक पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब है हमें इतने रुपये का प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि ये हमारी वैल्यू नेट प्रॉफिट के इक्वल है, मतलब इतने रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ है। तो अब हमें पैसे कब वापस मिले? पैसे वापस मिले तो हमें वो तब पता चलेगा अगर यहाँ पर ज़ीरो आ जाता तो मतलब हमें फिफ्थ ईयर में हमारा पूरी के पूरी पैसे वसूली हो गई है। लेकिन अभी हमें नहीं पता, कहीं भी ज़ीरो नहीं आया, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू है। लेकिन हम एक एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि जो हमारे पैसे पूरे के पूरे वसूल हुए हैं वो 4th से 5th ईयर के बीच में हुए हैं, क्योंकि 4th ईयर में हमारे पास सिर्फ 50,000 रुपये कम रह गए थे, हम पूरा अकोमोडेट करने वाले थे, और 5th ईयर तक हमें प्रॉफिट हो गया। तो क्या हम पे बैक पीरियड बोल सकते हैं कि हमारा 4.5 ईयर्स में हुआ, विदिन 4.5 ईयर्स, कि हमें जो पैसे जितने हमने इन्वेस्ट करे थे 1 लाख, वो हमारे कहीं ना कहीं 4th और 5th ईयर के बीच में हमें उतने पैसे हमें वापस मिल गए जितने हमने इन्वेस्ट करे थे। नेक्स्ट आता है आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? जो भी हमारी नेट प्रॉफिट है अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। नेट प्रॉफिट क्या थी हमारी? 50,000 थी, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने पैसे हमने इनिशियली इन्वेस्ट करे थे? दैट वाज योर 1 लाख।
अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें पता चल जाएगा हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट इज योर नेट प्रॉफिट वैल्यू, सॉरी नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका फॉर्मूला है योर कैश फ्लो, मीन ऑफ कैश फ्लो अपॉन 1 प्लस आर की पावर टी माइनस इन्वेस्टमेंट। तो देखो इसका मीन है, कैश फ्लो का मतलब क्या है, जो आपका प्रोजेक्ट 1 था, प्रोजेक्ट 1 में आपका जो फर्स्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट था, मतलब फर्स्ट ईयर में आपको कितने पैसे मिले उतने पैसे लिखने हैं, हमने सारे पैसे नहीं लिखने, सिर्फ उतने पैसे लिखने हैं। देखो यहाँ पर फर्स्ट ईयर में आपका ये था 10,000, तो आपने क्या लिखना है 10,000 अपॉन 1 प्लस आर, अभी आर हमने पीछे यहाँ पर कैलकुलेट करा था, डिस्काउंट रेट कितना था हमारा 0.1, तो सिमिलर वे में हमने यहाँ पर डिस्काउंट लिख देना है 0.1। टाइम क्या, ये हमारा फर्स्ट ईयर का रिकॉर्ड है तो टाइम में हम लिखेंगे 1। देन आफ्टर दैट प्लस, अब हम सेकेंड ईयर का लिखेंगे, सेकेंड ईयर में कितना था हमारा, सेकेंड ईयर में भी हमारा 10,000 था, तो हम फिर से यहाँ पर 10,000 लिखेंगे, 10,000 के बाद 1, आर कितना है हमारा 0.1, टी में अब क्या लिखेंगे, हम 2 लिखेंगे क्योंकि ये सेकेंड ईयर का है। फिर से हम देखेंगे थर्ड ईयर में हमारे 10,000 रुपीज़ लगे, 10,000 में फिर से 1, रेट हमारा 0.1 है, अब टाइम क्या हो जाएगा हमारा 3। तो सिमिलर वे में हम पाँचों ईयर का रिकॉर्ड डालेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5, और उस सबको ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट से माइनस कर देंगे, मतलब हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे थे उन सब से हम माइनस कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा एक नेट प्रेजेंट वैल्यू। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगी 620.89। सो दिस इज़ योर नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ कि आपको प्रोजेक्ट 2, 3 और 4 की वैल्यूज़ निकाल के, सारी वैल्यूज़ मुझे निकाल के कमेंट करके बतानी है। न्यूमेरिकल हमारे पास आता है फंक्शन पॉइंट का, जो काफ़ी बार पूछ भी लिया जाता है। तो फंक्शन पॉइंट के लिए हमें सबसे पहले एक टेबल याद करनी है। उस टेबल को मैं भी आपको दिखा देती हूँ कौन सी टेबल है जो याद करनी है, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो दिस इज़ द टेबल जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर लो, मीडियम और हाई, ज़्यादातर तो अगर आप सारी वैल्यूज़ याद ना करना चाहो तो प्लीज़ मीडियम वाली वैल्यूज़ तो याद कर ही लेना। तो यहाँ पर ई आई, ई ओ, ई क्यू और आई एल एफ, ई आई एफ क्या है, मैं उसका एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ, फिर हम न्यूमेरिकल की तरफ जाएंगे। तो ये हमारे कुछ 5 कंपोनेंट्स होते हैं फंक्शन पॉइंट को निकालने के लिए। सबसे पहले हमारे पास होता है एक्सटर्नल इनपुट। एक्सटर्नल इनपुट क्या है, जो डेटा हम देते हैं। फॉर एग्जांपल हम लॉगिन फॉर्म बना रहे हैं, लॉगिन फॉर्म हमने बना लिया, हम उसमें लॉगिन कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो हमने जो इनपुट दिया लॉगिन करने के लिए, हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड, दैट इज़ नोन एज योर एक्सटर्नल इनपुट। एक्सटर्नल आउटपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, जो भी हमें आउटपुट मिला है इनपुट डालने के बाद। नेक्स्ट इज योर एक्सटर्नल इंक्वायरी, दैट इज़ नोन एज योर ई क्यू। ई क्यू क्या है, जो सिंपल रिक्वेस्ट करी है लेकिन उसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं हुई, मतलब हमने बोला कि दैट वी वांट टू सी एन इमेज, हमने उसमें सिर्फ हमने व्यू करने के लिए बोला, ना कि कोई फर्दर कैलकुलेशंस वगैरह करने के लिए बोला। नेक्स्ट इज योर इंटरनल लॉजिकल फाइल। इंटरनल लॉजिकल फाइल क्या है, जो डेटा स्टोर होता है हमारे किसी सिस्टम के अंदर। फॉर एग्जांपल हम किसी डेटाबेस को फेच कर रहे हैं। नेक्स्ट इज योर एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल। एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल क्या होती है, दैट इज़ नोन एज योर ई आई एफ, जो डेटा हम यूज़ करते हैं लेकिन किसी और सिस्टम से। फॉर एग्जांपल हम किसी और सिस्टम की API की का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर सिंपल न्यूमेरिकल के पास आ जाते हैं। तो न्यूमेरिकल में हमें एक वैल्यू दी हुई है, तो हमें बोला है कि EI का काउंट इतना है, मतलब हमें सारी वैल्यूज़ का काउंट दे दिया है। वेट हमें दिया नहीं हुआ, हमें बोल दिया कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी एवरेज है। अभी मैंने सबसे पहले आपको एक टेबल दिखाई थी जिसमें मैंने स्टैंडर्ड्स वेट लिखे होते हैं, लो, मीडियम और एवरेज। तो लो, मीडियम और हाई, तो जो हमारा मीडियम था दैट इज़ ओनली और एवरेज। तो एवरेज के जो वेट्स थे हम वो यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। DI की वैल्यू हमें दी हुई है 32। अब करते कैसे हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें फंक्शन पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो फंक्शन पॉइंट का फॉर्मूला होता है UFP इंटू CAF, जहाँ पर UFP क्या होता है, हमारा अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट, एंड CAF होता है हमारा कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर। तो सबसे पहले हम UFP निकालेंगे, फिर CAF निकालेंगे, तब हम फंक्शन पॉइंट निकाल पाएंगे। तो UFP कैसे निकालते हैं, जो भी हमारा काउंट है इनटू योर वेट, मतलब 12 इंटू 4, इन सब का समेशन करेंगे। तो 12 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 7। और ये वेट हमारा क्वेश्चन में दिया होगा, या तो क्वेश्चन में दिया होगा या फिर आपसे बोल दिया होगा कि वेट आपका लो है, एवरेज है या हाई है। तो अगर लो बोला होगा तो लो वाली वैल्यूज़ लिखनी है आपको, टेबल याद करना है। और अगर एवरेज बोला है तो एवरेज वाली वैल्यूज़, हाई बोला है तो हाई वाली वैल्यूज़। तो UFP कैसे निकालते हैं, काउंट इंटू वेट प्लस काउंट इंटू वेट प्लस काउंट इंटू वेट प्लस काउंट इंटू वेट प्लस काउंट इंटू वेट। तो इन सब का समीशन हमने निकालना है।
समेशन हमारे पास आ जाएगा, तो हमने UFP निकाल लिया। उसके बाद हम निकालते हैं CAF। तो CAF निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 0.65 प्लस 0.01 इंटू DI। तो कुछ क्वेश्चंस में तो DI दिया होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में नहीं दिया होता है। इस क्वेश्चन में DI हमें 32 दिया हुआ है, बट कुछ क्वेश्चंस में नहीं दिया होता, तो उस क्वेश्चंस में कैसे निकालना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। कि हमारे पास 14 फैक्टर होते हैं जो कि 0 से 5 के बीच में होते हैं। तो जहाँ पे 0 है उसमें उसका मतलब होता है नो इन्फ्लुएंस, 1 का मतलब होता है इंसिडेंटल, 2 का मतलब होता है मॉडरेट, 3 का मतलब एवरेज, 4 का मतलब सिग्निफिकेंट एंड 5 का मतलब असेंशियल। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया होगा, ये जो DI होते हैं ये हमारे 14, ये DI हमारा 14 फैक्टर्स होते हैं। तो हमें बोल दिया होगा कि भाई 5 वैल्यूज़ का नो इन्फ्लुएंस है, तो मतलब 5 वैल्यूज़ का नो इन्फ्लुएंस है। अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि 4 वैल्यू लेते हैं कि चलो 5 ही ले लो, कि 5 वैल्यू का 0 इन्फ्लुएंस है, तो मतलब 14 में से 5 तो ऑलरेडी माइनस हो गई, उनकी वैल्यूज़ तो 0 है, तो मतलब 9 वैल्यू अब हमारे पास बची। और उनमें से बोल दिया कि 2 वैल्यू का मॉडरेट है, तो मतलब 9 में से अब 2, अगर हम 9 में से 2 निकालें तो कितना बचा, 7, जिसमें कि दो वैल्यूज़ क्या है, उनका मॉडरेट है, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4। तो उस अकॉर्डिंग हम DI निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर सिंपली हमें DI दिया हुआ था, तो हम क्या करेंगे, सिंपली DI की वैल्यू रखेंगे। तो CAF का फॉर्मूला होता है 0.65 प्लस 0.01 इंटू DI। तो ये हमारे कांस्टेंट होते हैं 0.65 और 0.01। DI की वैल्यू दी होती है या फिर हमने निकालनी होती है ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्टर्स। तो यहाँ पर हमने UFP निकाला, UFP निकालने के बाद CAF निकाल लिया। फंक्शन पॉइंट क्या था हमारा, UFP इंटू CAF, तो फंक्शन पॉइंट हम सिंपली निकाल लेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। उसके बाद आपसे एफर्ट पूछ सकते हैं, तो एफर्ट कैसे निकालते हैं, फॉर एग्जाम्पल 21 पर्सन मंथ देन फाइंड प्रोबेबिलिटी, मतलब एफर्ट बोल दिया कि 21 पर्सन मंथ है, तो हमें प्रोडक्टिविटी बतानी है। तो प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, फंक्शन पॉइंट अपॉन एफर्ट। तो यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूलेज का गेम है, अगर आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो आप सिंपली अपनी जो कैलकुलेशन है उसे कर सकते हैं। अभी हमने फंक्शन पॉइंट निकाला, पीछे फंक्शन पॉइंट हमें पता है, एफर्ट हमें दिया हुआ है 21, सिंपली इसे डिवाइड फार्मूले में पुट करेंगे वैल्यूज़ को और हमारे पास प्रोडक्टिविटी आ जाएगी। आफ्टर दैट डॉक्यूमेंट का साइज़ इन्होंने बोला है, डॉक्यूमेंट का साइज़ निकालना है। हमें क्या दिया हुआ है कि टेक्निकल डॉक्यूमेंट के 120 पेजेस हैं, यूज़र के डॉक्यूमेंट के 80 पेजेस हैं, तो हमें डॉक्यूमेंट का साइज़ निकालना है। तो डॉक्यूमेंट का साइज़ क्या होता है, जो भी हमारे टोटल पेजेस हैं अपॉन फंक्शन पॉइंट। तो टोटल पेजेस क्या हुए, 120 प्लस 80 200 अपॉन फंक्शन पॉइंट। फंक्शन पॉइंट अभी हमने निकाला था, तो हम डॉक्यूमेंट का साइज़ निकाल सकते हैं। द नेक्स्ट इज योर कॉस्ट पर फंक्शन पॉइंट। अब हमसे बोला है कि कॉस्ट पर फंक्शन पॉइंट निकालना है, टोटल कॉस्ट हमें पता है, तो कॉस्ट पर फंक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं, कॉस्ट अपॉन फंक्शन पॉइंट। कॉस्ट हमें दी हुई है, फंक्शन पॉइंट हमने अभी निकाला था, दोनों को डिवाइड कर देंगे, हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी। द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज बेस्ड ऑन लाइन ऑफ कोड। तो लाइन ऑफ कोड के बेसिस पर हमारा ये न्यूमेरिकल है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमें काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई है। हमसे बोला है ऑप्टिमिस्टिक साइज़ दिया हुआ है, मोस्ट लाइकली साइज़ दिया हुआ है, पेसिमिस्टिक साइज़ दिया हुआ है, प्रोडक्टिविटी दी हुई है, पे दिया हुआ है, ड्यूरेशन दिया हुआ है, टोटल डिफेक्ट दिया हुआ है, टोटल डॉक्यूमेंट के पेजेस दिए हुए हैं। देखो यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूले का गेम है, मैं फिर से बोल रही हूँ इस वाले क्वेश्चन में भी। तो हमारे को पहले साइज़ निकालना है, एस्टिमेटेड साइज़। तो एस्टिमेटेड साइज़ का फॉर्मूला क्या होता है, साइज़ ऑफ ऑप्टिमिस्टिक प्लस 4 इंटू साइज़ ऑफ लाइकली प्लस साइज़ ऑफ पेसिमिस्टिक अपॉन 6। तो ये कैसे करना है, हमने ऑप्टिमिस्टिक की वैल्यू दी हुई है, मोस्ट लाइकली की वैल्यू दी हुई है, पेसिमिस्टिक की वैल्यू दी हुई है, सिंपल फॉर्मूले में रखना है और आंसर हमारा आ जाएगा। ऑप्टिमिस्टिक की वैल्यू रखी 20 प्लस 4 इंटू लाइकली की वैल्यू थी 30, तो 4 इंटू 30 प्लस पेसिमिस्टिक की वैल्यू 50, देन इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास साइज़ आ जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमें एफर्ट कैलकुलेट करना है। तो एफर्ट का फॉर्मूला क्या होता है, साइज़ अपॉन प्रोडक्टिविटी। क्वेश्चन में प्रोडक्टिविटी दिया हुआ था, साइज़ अभी हमने ऊपर निकाला, तो हमारे पास एफर्ट भी आ जाएगा। अब आपसे कॉस्ट के लिए भी पूछ सकता है कि भाई इसका कॉस्ट बताओ, तो एफर्ट इनटू पे इज़ द फॉर्मूला। कॉस्ट कैसे निकालते हैं, कितना एफर्ट लगा और कितना हम पे दे रहे हैं एक बंदे को, दैट इज़ नोन एज योर कॉस्ट। तो एफर्ट अभी हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला, पे हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, तो हम यहाँ से कॉस्ट भी निकाल सकते हैं टोटल। देन कैलकुलेट टीम साइज़, टीम साइज़ पूछ सकते हैं। टीम साइज़ का फॉर्मूला क्या होता है, एफर्ट अपॉन ड्यूरेशन। ड्यूरेशन क्वेश्चन में गिवन था, एफर्ट हमें पता है अभी हमने निकाला, तो एफर्ट अपॉन ड्यूरेशन। सिर्फ फॉर्मूले याद रखने हैं यहाँ पर आपको। द नेक्स्ट इज योर कैलकुलेट क्वालिटी। क्वालिटी कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ डिफेक्ट अपॉन KLOC। नंबर ऑफ डिफेक्ट्स हमें दिए हैं, KLOC अभी हमने, KLOC क्या होता है, जो भी हमारा साइज़ है, अभी हमने साइज़ निकाला, सो वी कैन फाइंड आउट द क्वालिटी। नेक्स्ट इज योर डॉक्यूमेंट मैट्रिक्स। डॉक्यूमेंट मैट्रिक्स क्या होता है, जो भी हमारे पेजेस हैं अपॉन KLOC। पेजेस हमें पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, KLOC साइज़ अभी हमने निकाला,
कॉस्ट पर KLOC, तो कॉस्ट अपॉन जो भी हमने हमारा साइज़ है तो हमारी कॉस्ट पर KLOC आ जाएगी। तो सबसे पहले हमने न्यूमेरिकल डिस्कस करा नेट वैल्यूज़ एंड ऑल का। सो नाउ वी हैव कोकोमो मॉडल का न्यूमेरिकल। कोकोमो मॉडल में हमारे पास 3 क्लासेस होती हैं, ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच्ड और एम्बेडेड। तो आपसे किसी का भी पूछ सकता है, तो मैंने जो क्वेश्चन लिया है उसमें तीनों के बारे में मैं आपको करके बताऊंगी। तो ये एक टेबल होती है, ये एग्ज़ाम में दे भी सकते हैं या फिर आपको याद कर लेनी है, ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ नहीं है। तो सिंपली मैं तो बोलूँगी सेफ साइड के लिए जाओ, इन वैल्यूज़ को याद कर लो। तो ऑर्गेनिक में ABCD सबके 4 वैल्यूज़ होती हैं, ABCD ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच्ड और एम्बेडेड के लिए, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, एफर्ट और टाइम फाइंड करना है। हमें प्रोजेक्ट का साइज़ दिया हुआ है, तो मेनली आपको प्रोजेक्ट का साइज़ दिया होगा और आपसे सिंपल फार्मूले लगा के सिंपल आंसर निकालने हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ऑर्गेनिक के लिए। ऑर्गेनिक के लिए हमने निकालना है एफर्ट। एफर्ट कैसे निकालेंगे, एफर्ट का फार्मूला होता है, सबसे पहले फार्मूलेज देख लेते हैं। एफर्ट का फार्मूला होता है A इंटू KLOC, मतलब जो भी हमें प्रोजेक्ट का साइज़ यहाँ पर दिया हुआ है, जो भी हमें प्रोजेक्ट का साइज़ दिया हुआ है दैट इज़ नोन एज योर KLOC, ये उसकी पावर है। सो KLOC की पावर B, दिस इज़ द यूनिट पर्सन मंथ। टाइम क्या होता है, जो C है ये C इंटू जो भी हमने ऊपर एफर्ट निकाला, एफर्ट की पावर D, दिस इज़ योर टाइम। पर्सन रिक्वायर्ड क्या होता है, एफर्ट अपॉन टाइम। तो फॉर्मूले सब में सेम रहने वाले हैं, चाहे वो फिर हमारा ऑर्गेनिक हो, सेमी डिटैच्ड हो या एम्बेडेड हो। तो हमें क्या करना है, सिंपली फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यूज़ पुट करनी है। तो भाई देखो, सबसे पहले हम ऑर्गेनिक का एफर्ट निकालते हैं। A की वैल्यू, ऑर्गेनिक में A की वैल्यू क्या है 2.4, तो हमने लिखा 2.4 इंटू KLOC क्या दिया हुआ था हमें, 200 दी हुई है, ये तो वैल्यू एक परमानेंट दी हुई है। B की वैल्यू क्या है ऑर्गेनिक में 1.05, तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। आफ्टर दैट हम टाइम निकालेंगे, टाइम क्या है C, ऑर्गेनिक में C की वैल्यू क्या है 2.5 इंटू एफर्ट क्या है हमारा, जो भी हमने ऊपर एफर्ट निकाला, अब इसकी पावर D की वैल्यू क्या है 0.38, तो हमारे पास टाइम आ गया। द नेक्स्ट इज़ योर सेमी एम्बेडेड। सेमी एम्बेडेड में भी क्या करना है हमें, पहले A, तो सेमी एम्बेडेड में A की वैल्यू क्या है 3, तो 3 इंटू KLOC क्या था 200 की पावर, जो भी सेमी एम्बेडेड में B की वैल्यू है वो लिखेंगे, एफर्ट आ जाएगा। उसके बाद टाइम कैसे निकालते हैं, सेमी एम्बेडेड में जो C की वैल्यू थी इंटू योर एफर्ट, जो भी हमने अभी एफर्ट निकाला की पावर D, सेमी एम्बेडेड में जो D की पावर थी, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। सेम हम एम्बेडेड में करेंगे, बस ABCD की वैल्यू एम्बेडेड वाली आ जाएंगी। काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो यहाँ पर क्रिटिकल पाथ मेथड का एग्जाम्पल है, जिसमें कि हमें नेटवर्क डायग्राम बनाना है, टाइम एस्टिमेशन देखना है यूजिंग योर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड पास, और एक क्रिटिकल पाथ हमें आइडेंटिफाई करना है। तो हमें एक एक्टिविटी दी हुई है, कि भाई ये एक्टिविटी है, ये ड्यूरेशन है, कि A एक्टिविटी को इतना टाइम लग रहा है, मतलब 6 दिन, मान लो 6 दिन लग रहे हैं इसे करने के लिए। B एक्टिविटी को 4 दिन लग रहे हैं, C को 3 दिन लग रहे हैं, D को 4 दिन लग रहे हैं, E को 3 दिन लग रहे हैं, F को 10 दिन लग रहे हैं, G को 3 दिन लग रहे हैं, H को 2 दिन लग रहे हैं। और ये प्रेसिडेंट इन्होंने बता रखा है, क्योंकि जब मैं आपको CPM पढ़ा रही थी तब मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि एक्टिविटीज़ एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। तो ये वही डिपेंडेंसी है, मतलब A तो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, B भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन जो C है वो हमारी A के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब पहले A होगा तभी हम C को कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। जैसे कि पहले डेवलपमेंट होगी फिर ही टेस्टिंग हो सकती है, वरना टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है। तो एक सिमिलर टाइप का केस है। तो इसका नेटवर्क डायग्राम कैसे बनेगा, सबसे पहले हम देखेंगे कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो मतलब वो स्टार्ट हो रही हैं, वो किसी चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं है। तो सबसे पहले हमारी A, B एंड F। तो हमने क्या करा, हमने स्टार्ट कर दिया A, B और F। हमने बोल दिया कि भाई A, B और F जो है वो स्टार्ट हो रही हैं। उसके बाद हम देखेंगे C कहाँ से आ रही है, A से आ रही है, A से C आ रही है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारी C एक्टिविटी है वो A पर डिपेंडेंट है, तो हम यहाँ लिंक कर देंगे इन्हें। आफ्टर दैट हम देखेंगे D किससे रिलेटेड है, B से। तो हमने बोला कि भाई जो D है वो B से रिलेटेड है। आफ्टर दैट जो E है वो भी B से रिलेटेड है, तो E भी B से रिलेटेड हमने कर दिया। फिर F तो किसी से है ही नहीं, तो हमने F ऐसे ही बनाया हुआ था। आफ्टर दैट G हमारा क्या है, जब E और F एक साथ ख़त्म हो जाएगा तब हमारा G बनेगा। E और F से मिलकर हमारी एक्टिविटी G है, तो E और F से मिलकर हमारी एक्टिविटी G है। आफ्टर दैट C और D से मिलकर हमारी एक्टिविटी H है, C और D से मिलकर हमारी एक्टिविटी H है, और इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमारा जो काम है वो फिनिश हो जाएगा। सो दिस इज़ योर नेटवर्क डायग्राम।
तो फर्स्ट पार्ट हमने कर दिया इसका कंप्लीट। अब सेकंड पार्ट आता है। सेकंड पार्ट के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर हमने समझनी है कि फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास का केस या सिनेरियो कैसे है। सबसे पहले हम एक टेबल बनाते हैं। तो हमने टेबल हमारी किस हिसाब से बनती है, यहाँ पर हमारा होता है अर्ली स्टार्ट, मतलब कितनी जल्दी हम इस काम को शुरू करें, देन ड्यूरेशन, आफ्टर दैट अर्ली फिनिश, कितना लेट हम इसे फिनिश कितनी जल्दी हम इसे फिनिश कर सकते हैं, देन उसके नीचे ये होता है हमारा फॉरवर्ड पास। यहाँ से हमारा इस डायरेक्शन से होता है बैकवर्ड पास, कितनी लेट हम उसे फिनिश कर सकते हैं। स्लैक क्या होता है, वेरिएशन होता है लेट फिनिश और लेट स्टार्ट के बीच में, एंड देन लेट स्टार्ट। तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं, देखो सबसे पहले हमने बना लेना है इसका एक डायग्राम। सो जो मैंने आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट अभी बताया था उस अकॉर्डिंग हमने ये जो नेटवर्क डायग्राम है, आई नो आपको नेटवर्क डायग्राम बनाना बहुत अच्छे से आ गया है। सो नेटवर्क डायग्राम के बेसिस पर मैंने सिर्फ वो स्टैंडर्ड बॉक्सेस बना लिए। मतलब जो बॉक्सेस मैंने आपको अभी बताया था कि यहाँ पर अर्ली स्टार्ट होता है, यहाँ पर ड्यूरेशन होता है, यहाँ पर अर्ली फिनिश होता है, यहाँ पर लेट फिनिश होता है, यहाँ पर स्लैक होता है, यहाँ पर लेट स्टार्ट होता है। तो सिमिलर वे में हमने बिल्कुल नेटवर्क जो डायग्राम हमने बनाया था सेम, बस ABCD की जगह ये बॉक्सेस बना लिए, बिल्कुल सेम नेटवर्क डायग्राम हमने बनाया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे फॉरवर्ड पास। तो फॉरवर्ड पास कैसे लगाते हैं, देखो ये हमारी स्टार्टिंग एक्टिविटीज़ हैं। स्टार्टिंग एक्टिविटीज़ हैं तो इनका अर्ली स्टार्ट टाइम क्या होगा, सबसे जल्दी हम इन्हें कौन से टाइम पर स्टार्ट करेंगे, इनिशियल टाइम पर, और इनिशियल टाइम क्या होता है हमारा 0। तो इनका अर्ली स्टार्ट टाइमिंग क्या हो गया 0 0 एंड योर 0, ठीक है। अब ड्यूरेशन चेक करेंगे, ए की ड्यूरेशन क्या है हमारी, ए की ड्यूरेशन क्या दी हुई है 6, ए की ड्यूरेशन दी है 6, बी की ड्यूरेशन क्या दी हुई है 4, सी की ड्यूरेशन एफ की ड्यूरेशन क्या दी है 10, एफ की ड्यूरेशन दी है हमें 10, ठीक है। अब हम निकालेंगे अर्ली फिनिश टाइम। तो अर्ली फिनिश टाइम हम कैसे निकालते हैं, अर्ली फिनिश टाइम हम निकालते हैं अर्ली स्टार्ट टाइम प्लस योर ड्यूरेशन। तो इन दोनों को हम ऐड करके अर्ली फिनिश टाइम निकालेंगे। तो 0 + 6 0, 4 + 0 4, 10 + 0 10। तो यहाँ पे हमने फॉरवर्ड पास निकाल लिया सबका। तो हम क्या करेंगे, पहले एक कॉलम का फॉरवर्ड पास निकालेंगे, फिर दूसरे कॉलम पर पहुँचेंगे, फिर तीसरे कॉलम पर पहुँचेंगे। मतलब ये मान लो एक टास्क कंप्लीट हो गया, फिर दूसरे पर, फिर तीसरे पर। सबसे पहले फॉरवर्ड पास निकालेंगे, फिर बैकवर्ड पास निकालेंगे, ठीक है। अब ये तो हमारा इनिशियल फेज़ कंप्लीट हो गया। उसके बाद आते हैं हम, हमारा जो सी है वो ए के ऊपर डिपेंडेंट था, तो इसका अर्ली स्टार्ट टाइम क्या होगा, जो इसका अर्ली फिनिश टाइम है, तो इसका अर्ली फिनिश टाइम क्या था 6, तो इसका अर्ली स्टार्ट टाइम क्या हो जाएगा 6। सी का ड्यूरेशन क्या है 3, तो अर्ली फिनिश टाइम क्या निकालते हैं हम इन दोनों को ऐड करके, 6 + 3 9, ठीक है। अब डी का टाइम क्या होगा, डी हमारा किस पे डिपेंडेंट है, बी के ऊपर डिपेंडेंट है, डी हमारा बी पे डिपेंडेंट है। तो बी का टाइम क्या है अर्ली फिनिश 4, तो अर्ली स्टार्ट क्या हो जाएगा इसका 4, एंड ई भी हमारा बी पे डिपेंडेंट है, तो इसका भी टाइम 4 हो जाएगा। आफ्टर दैट डी का ड्यूरेशन क्या है 4, ई का ड्यूरेशन क्या है 3, तो इनका अर्ली फिनिश टाइम क्या हो जाएगा 4 4 8 4 3 7, ठीक है। अब ये वाला कॉलम भी हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम आते हैं अगले कॉलम पर। अगले कॉलम पर आए एच का देखेंगे। एच हमारा डिपेंडेंट है सी पर और डी पर। अब सी और डी में से हम देखेंगे भाई क्योंकि ये दोनों चीज़ों पर डिपेंडेंट है, सी पर भी डिपेंड है, एच पर भी डिपेंड है। अब हम यहाँ पर देखेंगे इन दोनों में से किसकी ज़्यादा हाई वैल्यू है, 9 और 8 की। 9 की ज़्यादा वैल्यू है, 9 ग्रेटर है, तो हम यहाँ पर इसका अर्ली जो स्टार्ट टाइम है वो 9 होगा। तो इसका अर्ली स्टार्ट टाइम क्या होगा हमारे पास 9, ठीक है। अब एच का ड्यूरेशन देख लेते हैं। एच का ड्यूरेशन क्या है 2, तो एच का ड्यूरेशन हमारा है 2, तो एच का फिनिश टाइम क्या होगा 11, ठीक है। उसके बाद हम जी पर आते हैं। जी पर आए, जी किसके ऊपर डिपेंड है हमारा ई के ऊपर एंड योर एफ के ऊपर। ई और एफ के ऊपर जी डिपेंडेंट है, तो ई और एफ में 7 और 10 में से कौन सी ज़्यादा वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है 10, ऑब्वियसली 10, तो हम क्या लिखेंगे 10। जी का ड्यूरेशन क्या है 3, जी का ड्यूरेशन हमारे पास 3 है, तो जी का अर्ली फिनिश टाइम क्या हो जाएगा 13। तो ये हमारा फॉरवर्ड पास हो गया कंप्लीट। फॉरवर्ड पास देखो, बैकवर्ड पास हम तब तक नहीं निकाल सकते जब तक हम फॉरवर्ड पास ना निकाल लें। फॉरवर्ड पास की इंपॉर्टेंस होती है, तो यहाँ पर हमने फॉरवर्ड पास निकाल लिया है। फॉरवर्ड पास निकालने के बाद हमने क्या करना होता है, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू किसकी है। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू अर्ली फिनिश में कौन सी आई है 6,
4, 10, 9, 8, 7, 11, 13, इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 13 सबसे बड़ी वैल्यू है। तो अर्ली फिनिश की जो हाईएस्ट वैल्यू है वो है 13, ठीक है। तो अर्ली फिनिश की हाईएस्ट वैल्यू हमें 13 पता चल गई। ये बैकवर्ड पास के लिए इंपॉर्टेंट है। अब बैकवर्ड पास निकालते हैं। देखो, जब हम फॉरवर्ड पास निकाल लेते तो ये हमारी इनिशियल वैल्यूज़ थी, मतलब फॉरवर्ड पास हम यहाँ से यहाँ तक निकालते हैं, बैकवर्ड पास हम यहाँ से यहाँ जाते हैं, मतलब बैकवर्ड पास में इधर से इधर आएंगे। तो जब हम फॉरवर्ड पास निकाल लेते तो इनिशियल वैल्यूज़ हमें नहीं पता था इनिशियल टाइम क्या है, तो हम 0 मान के चल रहे थे। तो सेम हेयर अगर हम इसे यहाँ से करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो लेट फिनिश टाइम होगा, दिस इज़ नोन एज योर लेट फिनिश टाइम। इसे हम स्लैक बोलते हैं। दिस इज़ नोन एज योर लेट स्टार्ट टाइम, ठीक है। तो लेट फिनिश टाइम क्या होगा? जो भी हमने अभी हाईएस्ट वैल्यू फाइंड करी है अर्ली फिनिश में, वही हमारी लेट फिनिश वैल्यू होगी। तो लेट फिनिश वैल्यू क्या है इसकी? 13। इसकी भी लेट फिनिश वैल्यू हो जाएगी हमारी 13। तो इन दोनों की लेट फिनिश वैल्यू क्या हो गई? 13, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले एक कॉलम वाइज करते हैं। पहले इस कॉलम को कंप्लीट करेंगे, फिर इस कॉलम पर पहुंच पाएंगे। तो हमने क्या करा, पहले लेट फिनिश निकाल लिया। लेट फिनिश के बाद हम निकालेंगे लेट स्टार्ट। तो लेट स्टार्ट कैसे निकालते हैं हम? लेट फिनिश माइनस ड्यूरेशन, लेट फिनिश माइनस ड्यूरेशन। तो 13 माइनस 2 क्या है हमारा? 11, लेट स्टार्ट निकल गया। स्लैक कैसे निकालते हैं हम? लेट स्टार्ट माइनस अर्ली स्टार्ट। तो लेट स्टार्ट माइनस अर्ली स्टार्ट, इन दोनों का डिफरेंस क्या है हमारे पास? 11 माइनस 9, 2। एच हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम निकालेंगे जी के लिए। जी के लिए निकालेंगे तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? लेट स्टार्ट। लेट स्टार्ट कैसे निकालते हैं? 13 माइनस 3 दैट इज 10। स्लैक कैसे निकालेंगे हम? 10 माइनस 10, 0। अब एक चीज़ हमने थ्योरी में पढ़ी थी कि जब भी हमारा स्लैक 0 आ जाए मतलब वो पाथ क्या है? क्रिटिकल पाथ है। सो दिस पाथ इज योर क्रिटिकल पाथ, ठीक है। अब ये वाला पैनल हमारा कंप्लीट हो गया। हम इस पर आते हैं। अब हम इस पर आएंगे तो हमने क्या करा, फिर से हम देखेंगे C और D। तो C और D हमारा किस पर डिपेंडेंट है? H पर डिपेंडेंट है, क्योंकि अब हम बैकवर्ड पास लगा रहे हैं। H पर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यूज़ आएंगी अर्ली फिनिश में वो क्या आएंगी? जो यहाँ पर लेट स्टार्ट हुई थी। तो लेट स्टार्ट वाली वैल्यू क्या थी? 11। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 11 एंड हियर ऑल्सो 11। आफ्टर दैट हम क्या निकालेंगे इसका? लेट स्टार्ट। लेट स्टार्ट कैसे निकलता है? 11 माइनस 3 कितना होता है? हेयर विल हैव 8, ठीक है। अब इसका डिफरेंस क्या होगा हमारे पास? 8 और 6 का डिफरेंस 2। तो हमारे पास स्लैक भी आ गया, ठीक है। अब हम आते हैं डी पर। डी पर आए तो डी पर क्या होगा हमारा? अब हमें लेट फिनिश पता है, हम क्या निकालेंगे? लेट स्टार्ट निकालेंगे। लेट स्टार्ट कैसे निकालते हैं? 11 माइनस 4। 11 माइनस 4 कितना होगा? 7। तो हमारा जो स्लैक है वो कितना होगा? 3। आफ्टर दैट अब हम ई के लिए कैलकुलेट करेंगे। ई हमारा किसके ऊपर डिपेंडेंट है? जी के ऊपर डिपेंडेंट है। जी का लेट स्टार्ट क्या था? जो उसका लेट स्टार्ट है वही इसका यहाँ पर लेट फिनिश होगा, दैट इज़ 10। तो 10, ठीक है। अब लेट स्टार्ट निकालेंगे। लेट स्टार्ट कैसे निकालते हैं? 10 माइनस 3। 10 माइनस 3 हमारे पास कितना आता है? 7। अब स्लैक इसका क्या है? 7 माइनस 4 कितना है? 3, ठीक है। आफ्टर दैट अब ये वाला कॉलम हमारा, ये वाला पैनल ख़त्म हो गया। हम आते हैं इस वाले पैनल पर। अब हम ए के लिए निकालेंगे। ए के लिए इसका लेट फिनिश क्या होगा? जो इसका लेट स्टार्ट था 8। लेट स्टार्ट कैसे निकालते हैं? दिस माइनस दिस 2। और स्लैक क्या होगा? 2 माइनस 0, 2। बी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? डी और ई के लिए दोनों का लेट स्टार्ट सेम है 7। तो 7 दोनों ठीक है। तो हमारा लेट फिनिश आ गया। अब हम इसका लेट स्टार्ट निकालेंगे। लेट स्टार्ट कैसे निकालते हैं? 7 माइनस 4 कितना होगा? 3 एंड 3 माइनस 0, 3। आफ्टर दैट एफ़ का निकालेंगे। एफ़ का निकालने के लिए एफ़ किसके ऊपर डिपेंडेंट है हमारा? एफ़ हमारा डिपेंडेंट है जी के ऊपर। अब एफ़ हमारा जी के ऊपर डिपेंडेंट है तो जी का क्या है हमारा? लेट स्टार्ट 10। तो इसका भी क्या हो जाएगा? 10। लेट फिनिश हमें पता चल गया। अब लेट स्टार्ट निकालते हैं। लेट स्टार्ट का फॉर्मूला क्या होता है? लेट फिनिश माइनस ड्यूरेशन। तो 10 माइनस 10 क्या हुआ? 0। एंड स्लैक क्या होगा? 0 माइनस 0, 0। तो यहाँ पर फिर से स्लैक 0 आ गया। तो ये भी हमारा क्रिटिकल पाथ है। देखो हमने क्या निकालना था? सबसे पहले हमने निकालना था नेटवर्क डायग्राम।
न्यूमेरिकल में हमने नेटवर्क डायग्राम निकाल लिया सबसे पहले, उसके बाद हमें फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास निकालना था। तो जो अभी हमने ये डायग्राम्स के अंदर वैल्यूज़ फिल करी हैं ये सब हमारी फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास की वैल्यूज़ है। थर्ड पार्ट हमारा था हमें क्रिटिकल पाथ फाइंड करना था। तो क्रिटिकल पाथ क्या होता है मैंने आपको बताया था, जिसमें स्लैक 0 आ जाए वो हमारा क्रिटिकल पाथ है। तो क्रिटिकल पाथ हमारा क्या हुआ, एफ से जी तक, क्योंकि एफ का स्लैक भी 0 आया और जी का स्लैक भी 0 आया। तो क्रिटिकल पाथ क्या है, एफ से जी तक। सो दिस इज योर क्रिटिकल पाथ। तो EVA के अंदर वी हैव परफॉर्मेंस कैलकुलेशन, जिसके अंदर हमारे पास कुछ फैक्टर्स आते हैं। द वेरी फर्स्ट फैक्टर इज़ योर कॉस्ट वेरिएंस। तो कॉस्ट वेरिएंस हमें क्या बताता है कि भाई कितना वेरिएंस है हमारी कॉस्ट में, क्या प्रोजेक्ट हमारा अंडर बजट है, ओवर बजट है। तो कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, हमारी जो भी एस्टिमेटेड वैल्यू है माइनस योर एक्चुअल कॉस्ट। अगर जो हमारा कॉस्ट वेरिएंस है वो ग्रेटर देन 0 है तो मतलब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अंडर बजट है। एंड इफ इट इज़ लेस देन 0, नेगेटिव में वैल्यू आ रही है तो मतलब प्रोजेक्ट जो है वो हमारा ओवर बजट चला गया है। नेक्स्ट इज़ योर शेड्यूल वेरिएंस। शेड्यूल वेरिएंस हमें बताता है कि प्रोजेक्ट जो है हम सही टाइम पर चल रहा है या फिर हम आगे ही चल रहे हैं उस टाइम से जो हमने एस्टिमेट कर रहे थे, या फिर हम टाइम से पीछे चल रहे हैं, हम डिले तो नहीं कर रहे अपने प्रोजेक्ट में। सो शेड्यूल वेरिएंस कैसे निकालते हैं हम, EV माइनस PV, मतलब जो हमने प्लान कर रखी है प्लान वैल्यू को माइनस करते हैं। तो अगर हमारे ग्रेटर देन 0 है तो मतलब हम अहेड चल रहे हैं, हम सही टाइम पर चल रहे हैं, बल्कि एक्स्ट्रा जल्दी ही कर रहे हैं हम अपने काम को। एंड इफ इट इज़ लेस देन 0 तो मतलब हम पीछे चल रहे हैं, हमें और स्पीड पकड़ने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज़ योर कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स विच इज़ नोन एज योर CPI। कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या होता है, जो भी हमारी मेजरमेंट है कॉस्ट की एफिशिएंटली। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, EV अपॉन योर AC, मतलब एस्टिमेटेड वैल्यू अपॉन एक्चुअल कॉस्ट। अगर ये ग्रेटर देन 1 आता है तो मतलब हमारा जो कॉस्ट का परफॉर्मेंस है वो अच्छा है, एंड इफ इट इज़ लेस देन 1 तो मतलब हमारा जो कॉस्ट का परफॉर्मेंस है वो बहुत ही पुअर है। नेक्स्ट इज़ योर शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स। शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या करता है, मेजर करता है शेड्यूल्ड को एफिशिएंटली। इसका फॉर्मूला क्या होता है, EV अपॉन PV। सो शेड्यूल परफॉर्मेंस वैल्यू जो होती है अगर वो 1 से ज़्यादा है तो मतलब हम अहेड ऑफ शेड्यूल चल रहे हैं, एंड इफ इट इज़ लेस देन 1 तो मतलब हम बिहाइंड चल रहे हैं अपने शेड्यूल्स के। इस टॉपिक का एक न्यूमेरिकल है जो PYQs में पूछा भी गया था। सो इस क्वेश्चन में क्या है, हमें बताना है कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, आपका शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स एंड योर एस्टिमेशन वैल्यू। सो हेयर वी गो टू द न्यूमेरिकल। तो हमारे पास कुछ चीज़ें दी हुई हैं, मतलब हमें दिया हुआ है कि बजट एट कंप्लीशन रेट हमें दिया हुआ है, अर्न वैल्यू हमें दी हुई है, प्लान वैल्यू हमें दी हुई है, और एक्चुअल कॉस्ट हमें दी हुई है। बहुत ही ईजी फार्मूलेज हैं, बहुत ही ईजी न्यूमेरिकल्स हैं, बिल्कुल फार्मूले बेस्ड है, हमें कुछ नहीं करना, सिंपल फार्मूलेज देखने हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स का हमने अभी फार्मूला पढ़ा था, क्या होता है, EV क्या है हमारा, अर्नड वैल्यू अपॉन योर एक्चुअल कॉस्ट। कॉस्ट की परफॉर्मेंस हम कैसे देखेंगे कि कितनी हमने अर्न वैल्यू करी है और कितनी हमारी एक्चुअल कॉस्ट लगी है, उन दोनों का रेशियो कर देंगे। तो हमारे पास आया 0.87। अभी हमने देखा था अगर वैल्यू हमारी 1 से कम है तो मतलब प्रोजेक्ट जो है वो हमारा ओवर बजट है, तो हमें कंक्लूजन भी लिख कर आनी है कि प्रोजेक्ट हमारा ओवर बजट है। दूसरा हमें बताना है शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स हम कैसे निकालते हैं, अर्न वैल्यू अपॉन योर प्लान्ड वैल्यू, जितनी हमने प्लान कर रखी है वो वैल्यू। तो उसका रेशियो निकालेंगे। रेशियो निकालने के बाद हमने देखा कि ये वैल्यू फिर से 1 से लेस आई है, तो मतलब प्रोजेक्ट जो है वो हमारा शेड्यूल से पीछे चल रहा है, जो हमने टाइम शेड्यूल करा था उस टाइम पर नहीं है। नेक्स्ट हमें बताना है एस्टिमेशन एट कंप्लीशन, EAC। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, बजट एट कंप्लीशन अपॉन जो हमने ऊपर CPI निकाला, दैट इज़ योर कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। इन दोनों का रेशियो करेंगे, सो विल गेट आवर आंसर। नेक्स्ट इज़ योर VAC। VAC क्या होता है हमारा, वेरिएंस एट कंप्लीशन। तो वेरिएंस एट कंप्लीशन हम कैसे निकालते हैं, बजट एट कंप्लीशन माइनस योर एस्टिमेशन एट कंप्लीशन। तो इन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास एक डिफरेंस आएगा। अब ये जो डिफरेंस है वो नेगेटिव है, सो इट मीन्स दैट प्रोजेक्ट इज़ एक्सपेक्टेड टू एक्सीड द बजट बाय इतने रुपए। तो मतलब इतना जो प्रोजेक्ट है हमें इतना पैसा उस प्रोजेक्ट में बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम एक क्वालिटी प्रोडक्ट पर पहुंच पाएंगे, या फिर जो प्रोजेक्ट हमें चाहिए उतना हम पहुंच पाएंगे, क्योंकि हम इतने पैसों से शॉर्टेज चल रहे हैं। जितनी अमाउंट हमने मानी थी कि भाई इतनी अमाउंट लग जाएगी, वो पैसे कम पड़ रहे हैं, हमें इतनी एक्स्ट्रा अमाउंट चाहिए उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए।